Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक है Impact and Aftermath of 1905 Revolution. In the last videos, we have discussed that what was the revolution of 1905 and what was its reason, and we had discussed about the incidents of Bloody Sunday. अब तक हमने जितने भी वीडियोस देखे उसमें हमने ये देखा कि 1905 का रेवोल्यूशन क्या था, उसके रीज़न क्या थे, और ब्लडी संडे का जो एक इंसिडेंट हुआ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था, उसी के बाद ये 1905 का रेवोल्यूशन होता है। तो इन सब के बारे में हमने डीपली डिस्कस कर लिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस रेवोल्यूशन ऑफ 1905। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 1905 का रेवोल्यूशन हुआ ना, इसके इम्पैक्ट, इसका इन्फ्लुएंस क्या था, इसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अंडर प्रेशर ऑफ रेवोल्यूशन, ज़ार अलाउड क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट ऑफ ड्यूमा। क्योंकि मैंने आपको लास्ट में जो वीडियो सेंड किया था उसके लास्ट में मैंने ये बता के ख़त्म किया, नाउ द पीपल यूज टू डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनरी और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अंडर प्रेशर ऑफ रेवोल्यूशन, यानी जब रेवोल्यूशन का प्रेशर पड़ता है ना। रेवोल्यूशन आए दिन जब सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स होते जाते हैं, इस तरीके से क्रांति होती है, तो ज़ार के ऊपर इसका प्रेशर पड़ता है कहीं ना कहीं। भाई जब आए दिन घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं राजा भी परेशान होगा। ठीक है, आफ्टर द 1905 द रेवोल्यूशनरी फोर्सेस, डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, वर्कर्स, लॉयर्स, all these created a pressure over the king to make a parliamentary government and they wanted a change in the society. सब ने मिलकर के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को तेज कर दिया और क्या डिमांड की राजा से? एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनरी गवर्नमेंट बनाने की डिमांड की। और लास्ट में क्या होता है? ज़ार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट ऑफ ड्यूमा, यानी एट लास्ट the king had to be ready, had to be allowed to make a parliament, and this parliament will make laws with the consultants of the king. उसने इजाज़त दे दी अंत में प्रेशर में आकर के कि पार्लियामेंट ठीक है बनेगा, लेकिन ये पार्लियामेंट कैसे बनेगा? कंसल्टेंट्स ऑफ किंग, राजा की सहमति से, उससे सुझाव लेकर के, उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। एंड दिस सिस्टम इन रशियन लैंग्वेज नोन एज ड्यूमा। पार्लियामेंट ऑफ रशिया को हम रशियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ड्यूमा कहा जाता है। जैसे अमेरिकी जो पार्लियामेंट है उसको सीनेट कहते हैं, हमारे यहाँ संसद कहते हैं ना हम। ठीक है, जापान में क्या बोलते हैं अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा सिंपल सा था, माइंड से निकल गया, लेकिन डाइट है कहीं की संसद का नाम। ठीक है, तो इस तरीके से दिस सिस्टम ऑफ रशिया, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट वहाँ बनी रशिया की, उसको ड्यूमा कहा गया। अ ड्यूमा, अ कंसल्टेटिव बॉडी विद क्वाजी लेजिस्लेटिव फंक्शन। अब ये क्या है? ड्यूमा है क्या, पहले आप ये समझो। ड्यूमा इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट इन रशिया। रशिया की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। द रोल ऑफ ड्यूमा was to share its opinion with king, and after consulting the king it can make some laws, so that it was called as a body with quasi legislative function. देखिए ड्यूमा का रोल क्या था? शेयर इट्स ओपिनियन विद किंग, है ना, राजा से कंसल्ट करना, अपने विचार जो भी हैं उसके सुझाव उसको राजा को बताना, और ऐसे लॉज बनाना जिससे कि क्वाजी लेजिस्लेटिव फंक्शन की रूल रेगुलेशन बने भी, लेकिन राजा की सहमति हो। However, within 75 days, first Duma was dissolved and second Duma was elected within 3 months. हालांकि 3 महीने के अंदर ही, 75 दिनों के अंदर ही पहली ड्यूमा जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, राजा उसको भंग कर देता है और सेकेंड ड्यूमा बनती है। क्यों? बिकॉज किंग वॉज नॉट हैप्पी। ही थॉट देयर शुड बी नो लिमिटेशन और कंट्रोल ऑन हिज पावर एंड ही मेड सेकेंड ड्यूमा। उसको लगता है कि नहीं, उसके अधिकारों का के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो क्या करता है? फर्स्ट ड्यूमा को डिज़ोल्व करके सेकेंड ड्यूमा बनाता है। And after a period of time, second Duma was also dissolved and third Duma was formed. और इस तरीके से कुछ समय के बाद सेकेंड डूमा भी डिसॉल्व कर देता है और थर्ड डूमा बनाता है।
The king dissolved the first Duma as he thought it will trick all his power, and so that elected the second Duma, but it was also dissolved now. The third Duma was formed. पहले डुमा को तो वो डिज़ोल्व कर ही देता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी पावर पे, उसकी शक्तियों पे नियंत्रण नहीं होना चाहिए, लेकिन सेकंड डुमा को भी वो डिज़ोल्व कर देता है और थर्ड डुमा बनाता है. नाउ आई थिंक यू ऑल हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड दैट व्हाट इज़ द गारंटी ऑफ थर्ड डुमा, वेदर इट विल वर्क और ऑल्सो डिज़ोल्व. अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि पहली डुमा बनाई डिज़ोल्व हो गई, सेकंड बनाई डिज़ोल्व हो गई, तो थर्ड डुमा की भी क्या गारंटी है कि ये आगे कंटिन्यू सस्टेन करेगा कि नहीं. But no, this will be stable. The reason behind that was, अब मैं आपको जो नीचे पॉइंट दिखा रही हूँ वो कारण है. देखिए, थर्ड डुमा जो है वो सस्टेन करती है, कंटिन्यू करती है. कारण इसका क्या था? बिकॉज थर्ड डुमा वॉज पैक्ड विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस एंड लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वेर केप्ट आउट. इसका कारण ये होता है कि थर्ड डुमा कंसिस्ट द पीपल हु आर क्लोज टू द किंग. थर्ड डुमा में वो लोग शामिल होते हैं जो राजा के नियर एंड डियर होते हैं. एंड इफ़ आई रिमाइंड यू, आई हैड टोल्ड यू अर्लियर दैट कंजर्वेटिव वॉज नॉट रेडी फॉर चेंज. अगर मैंने आपको याद हो तो पहले मैंने बताया था कि कंजर्वेटिव जो होते हैं वो चेंज लाने के लिए रेडी नहीं होते. कंजर्वेटिव नाम से ही रूढ़िवादी है ना, जो जल्दी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते. Conservative politicians were the members of Third Duma who were against the changes. और यही कंजर्वेटिव लोग थर्ड डूमा के मेंबर्स हैं क्योंकि ये भी चेंज के खिलाफ हैं और राजा के क्लोज हैं. तो दोज हु वांट्स चेंजेस लाइक लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरी वाज नॉट द पार्ट ऑफ थर्ड डूमा. इसीलिए पहली दोनों ड्यूमा डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन ये थर्ड ड्यूमा डिज़ोल्व इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें राजा के विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग शामिल होते हैं और लिबरल्स और रेवोल्यूशनरी जो चेंजेस चाहते थे उनको थर्ड ड्यूमा में जगह ही नहीं दी गई थी. दिस थर्ड डूमा कंप्लीटेड इट्स वर्किंग टेन्यूर ऑफ 5 years और ये जो थर्ड डूमा है ये पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करती भी है. तो अब तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी कैसे कॉन्स्टिट्यूशनरी गवर्नमेंट की जब डिमांड होती है तो राजा इसका पूरी लाइबिलिटी देता है, डोमा बनाता है. डोमा के थ्रू चूँकि वो कंसल्टेंट्स पे राजा के काम करेगी, लेकिन फर्स्ट और सेकंड डोमा को वो डिज़ोल्व कर देता है और थर्ड डोमा बनाता है. थर्ड डोमा में वो मेंबर शामिल होते हैं जो कि उसके क्लोज हैं, जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस हैं और लिबरल्स और रेवोल्यूशनरी विचार आइडियोलॉजी के लोगों को इस थर्ड डोमा में शामिल नहीं किया जाता. और ये थर्ड डोमा जो है ये कंटिन्यू 5 years तक काम करती भी है. तो ये तो मैंने कंक्लूड कर दिया कि आज मैंने आपको क्या पढ़ाया. इन दिस वे द किंग कंट्रोल द स्पार्क ऑफ रेवोल्यूशन सिस्टमेटिकली एंड फ्रॉम 1905 टू 1914, बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड की बात करें, 1914 का पीरियड वो पीरियड है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था. तो मैं बात कर रही हूँ 1905 से 1914 के पहले की बात की, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले तक का पीरियड. एवरीथिंग विल बी नॉर्मल. मतलब इन दिनों राजा ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया. 1905 का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसको थर्ड डोमा बनने के बाद 1914 तक सारी स्थितियां नॉर्मल थी और राजा के कंट्रोल में थी. राजा ने उसको सिस्टमेटिकली सिस्टम बना के अंडर कंट्रोल कर भी लिया. सॉरी. नन रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द किंग because the Duma was elected and parliamentary and its members were close to the king. कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाता राजा के खिलाफ. क्यों? क्योंकि ये जो डोमा बनी थी वो पार्लियामेंट्री थी. नाउ द चेंजेस अकर्ड आफ्टर 1914, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सारे चेंजेस आते हैं. वील कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट वीडियो, है ना. इस क्या चेंजेस आते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं अपने अगले वीडियो में, या फिर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ही बात कर लेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर का क्या आपस में कनेक्शन था. मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो रशियन एम्पायर पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे रशियन एम्पायर उससे कनेक्ट होता है. तो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर. तो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. ठीक है. स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. Please like, share and subscribe my video and don't forget to click on the bell icon to get the notification of my upcoming videos. Till then, goodbye. Jai Hind.